सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, है ना, विच कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर है। अभी जो प्रोसेस होता है, जो डिसोल्यूशन वाला, जो घोलने वाला प्रोसेस है, ये हमारा फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम मेनली क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे। द डिसोल्यूशन ऑफ सल्यूट in a particular solvent, in a particular solvent may be either physical or chemical process in nature। ठीक है जी, क्लियर है। हमने यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। जो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे बनेंगे वो तीन टाइप के हैं। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी देखो, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें क्या किया था, सॉलिड इन लिक्विड किया था। ठीक है जी, उसमें हमने क्या किया था, सॉलिड इन लिक्विड कंसंट्रेशन के बारे में यहाँ पे हमने जिक्र किया। लिक्विड इन लिक्विड अभी हम करेंगे, और लिक्विड इन गैस इन लिक्विड करेंगे। यहाँ पे हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे और रॉल्स लॉ के, दोनों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरा सॉल्वेंट क्या हो, वाटर है, तो उसे हम क्या बोलते थे, एक्वस सोल्यूशन। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर है तो उसे हम बोलते थे एक्वस सोल्यूशन, और अगर वाटर नहीं है तो उसे हम क्या बोल देते थे, नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन, जैसे हमने क्या किया, कोई और कुछ ले लिया यार, बेंजीन, बेंजीन और CCl4 ले लिया, तो दे आर नॉन एक्वस सोल्यूशंस। यहाँ हमने कार्बन डाइसल्फाइड में कोई चीज़ ऐड कर दी, तो वो चीज़ क्या थी, हमारी नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम। द अमाउंट ऑफ सल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100 grams of the solvent in a saturated solution, in a saturated solution represents the solubility, represents the solubility of the solute, right? amount of solute in grams, जो हमारा कहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी, वो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के सोल्यूशन बनते हैं, तीन टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व।
तो इसमें हम लिखते हैं अ सैचुरेटेड सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ state of equilibrium between the solute present in solution and settled at the bottom and settled at the bottom of the container. तो ये हो गया भैया हमारा saturated solution. If such a solution is heated, if such a solution is heated, it becomes unsaturated. It becomes unsaturated. ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. ठीक है, अनसेचुरेटेड हो गया और इसमें हम और सल्यूट ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. और ऐसे ही अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने हीट किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, अगर मैं उसे ठंडा कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई. ठीक है ना. सिमिलरली if a solution if a saturated solution is cooled, the solubility of the solute will decrease it will start coming out of the solution, precipitation होनी शुरू हो जाएगी. It will start coming out of the solution and will appear on the surface. And will appear on the surface. Such a solution is known as super saturated solution. Super saturated solution. A super saturated a super saturated solution is metastable in nature. अब देखो यहाँ पे मैं और ही इसमें बोलता रहता हूँ आपको. तीन टाइप के होते हैं हम शुगर, मतलब जिसमें मैंने एक शुगर सोल्यूशन लिया जिसमें तो एक चीनी चम्मच डाला. ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर ही रखा, उस टेम्परेचर में मैंने उसमें चीनी घोली तो एक ही चम्मच घोला तो वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है. मैंने उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी और डाले, उसके बाद और शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन. और उसके बाद जब वो सेचुरेटेड सोल्यूशन है उसके अंदर 1 चम्मच चीनी और मैं डाल देता हूँ. अब देखो उसके अंदर क्या है, वो डिजॉल्व नहीं हो रही चीनी बट एक्सेस में मेरी पड़ी हुई है ना. एक सेचुरेटेड सोल्यूशन है और उसके अंदर अनडिजॉल्व शुगर पड़ी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन. उसे हम बोल देते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन. क्लियर हो गया. फाइन. उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द factors influencing the solubility of solute
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी करती है? फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या आएगा भैया? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो हमारा पोलर सब्सटेंस है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। ठीक है जी, पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर सोल्यूट। ठीक है जी, अब पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर सोल्यूट। ओके जी, क्लियर है। और जैसे कि एग्जांपल लेना है हमने, NaCl dissolves in वाटर। अब वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, और NaCl क्या है? ये भी पोलर है, Na पॉजिटिव Cl माइनस। यहाँ पे क्या होती है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। कौन सी इंटरेक्शन है यहाँ पे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बेंजीन CCl4 में डिसॉल्व कर देते हैं। बेंजीन इन CCl4, दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर इंटरेक्शंस। तो इसी वजह से ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। फर्स्ट फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है भैया? कि देखो, स्टार्टिंग में क्या किया, सिंपल सी चीज़ कहानी से बताता हूँ। मेरे पास एक मेरे पास चीनी थी ना, मैंने एक गिलास पानी का लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, झट से घुल जाएगी। और चीनी डाली, वो भी घुल जाएगी। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, जो डिज़ोल्व होने की है ना, जो डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे, जो स्पीड है, वो रेट जो है डिसोल्यूशन का, वो धीरे 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 क्या करेगा? हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम लिखते हैं when the solute is initially added, to the solvent at a given temperature, its solubility is maximum. As the concentration of solution increases, as the concentration of solution increases, the rate of dissolution
of the solute decreases ultimately ultimately क्या हो जाएगा? Solution becomes saturated. Solution becomes saturated and no more solute dissolves in the solvent. ठीक है जी, इसके लिए हम एक ग्राफ ऐड कर देते हैं. So this is the graph, grams of solute upon 100 grams of solvent. धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेट ज़्यादा है. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रेट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. देखो स्लोप यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई और अल्टीमेटली क्या हुआ? वो फ्लैट हो गई. इसके बाद क्या है? सेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया. उसके बाद हमारा और सोल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है जी. तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर हो गया. थर्ड फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन सॉल्युबिलिटी, है ना? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे हम कभी क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना? अब आप पूछोगे नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है, कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, है ना? उसमें पानी में आप चीनी डालते हो और चम्मच से घुलते हो तो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब एक क्या कर रहे हो? एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा आप चम्मच उसमें चरोगे, स्टरिंग ऑफ वाटर करोगे, हीट प्रोड्यूस होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ dissolution. ठीक है जी. अब प्रोसेस हम दोनों दे देते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी और एंडोथर्मिक भी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेंगे. एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं यहाँ पे. एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बन मोनोहाइड्रेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट. ठीक है जी. दीज आर द एग्जाम्पल. जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, टेम्परेचर will favor the reverse process. According to Le Chatelier's principle. According to Le Chatelier's
principle, and solubility will decrease. Solute plus solvent gives solution, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसमें, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है जी, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस की। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट आ जाते हैं, जैसे आप शुगर की बात करो, NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, sugar, etc. These are the examples. ठीक है जी, if the temperature is raised, the energy absorbed the heat energy absorbed will favor will the forward or favored process according to Le Chatelier's principle, as a result solubility will increase as a result solubility will increase with rise in temperature, with rise in temperature, क्योंकि इसमें हो जाएगा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और इसका जो डेल्टा एच आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये फैक्टर हो गए। नेक्स्ट वी हैव प्रेशर। प्रेशर का कोई फर्क नहीं है, प्रेशर का हार्डली कोई फर्क है, क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। Pressure has hardly any effect on solubility of a solid in liquid। ध्यान रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड या लिक्विड इन गैसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, solubility of solid in liquid, as these states are almost incompressible,
इनकम्प्रेसिबल, इसी वजह से प्रेशर का कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। फिफ्थ, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, अब चीनी है और एक बूरा है ना, मीठा बूरा आता है ना, कौन सा जल्दी भूलता है भैया? मीठा बूरा, क्योंकि साइज छोटा है। वही चीज यहाँ पे है। स्मॉलर क्रिस्टल्स dissolve more readily in comparison to crystals of bigger size। ठीक है जी, पार्टिकल साइज भी हो गया। सिक्स्थ है एजिटेशन और स्टरिंग। एजिटेटिंग और स्टिरिंग, जैसे आप चम्मच लेके घूमते हो, है ना, अगर आप लैब में हो तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड से लेते हैं या किसी और मीन से उसकी स्टिरिंग करते हैं, ताकि सॉल्युबिलिटी, ताकि जो सोल्यूट है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। द solubility generally increases by stirring, किसी भी चीज के साथ, either with a glass rod or by some other means। Next है seventh, that is complex formation। complex formation, ठीक है जी, इसमें क्या बोलता है, some solutes dissolve in specific solvents by the formation of complexes। कुछ चीज़ें जो हमारे सल्यूट जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आयोडीन, अगर आप उसको पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करते हो, दिस विल गिव अस KI3, पोटेशियम आयोडेट। ठीक है जी, ऐसे ही AgCl, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसको अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं, NH4OH, this will give us AgNH3 whole twice Cl plus 2H2O। क्लियर हो गया जी? तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी हमारी वेरी करती है किसी भी सॉल्यूट की इन सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब हम कुछ मतलब सब्सटेंसेस की बात करूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ एफ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, डेलिक्वेसेंट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, उनके एग्जांपल्स हम लिखते हैं। एफ्लोरोसेंस, यूजुअली ये जो टर्म्स हैं
ये क्वेश्चन में यूज हो जाती हैं कि भैया कोई भी हमने एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस लिया, है ना, और उससे रिलेटेड हमने कुछ भी कर लिया। एफ्लोरोसेंस, certain hydrated hydrated crystalline salts when exposed to the atmosphere, when exposed to the atmosphere at ordinary temperature, lose their water of crystallization, lose their water of crystallization molecules either partially or completely, either partially or completely, and become anhydrous, right? और इसके एग्जाम्पल्स हैं Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा। ठीक है जी। वो रूम टेम्पर मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमारे लूज हो जाते हैं। एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2, ब्लू विट्रियल, नहीं। इसमें कौन से हैं, CuSO4.5H2O. These are efflorescent substances. Next we have deliquescent. These substances have the property to absorb moisture when exposed to atmosphere at ordinary temperature, at ordinary temperature. They initially becomes wet, lose their crystalline form, lose their crystalline form, and and ultimately dissolve in absorbed water
to form solution. राइट, इसके एग्जांपल्स हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड FeCl3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 dot 6H2O. These are the few examples. So ये deliquescent हो गया. Next we have hygroscopic. Hygroscopic को you can say जो हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है उन्हें भी आप बोल सकते हो. Hygroscopy. Certain substances also absorb moisture from atmosphere at ordinary temperature but do not dissolve in it. राइट, इनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं. क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. सिलिका जेल. These are the few examples of hygroscopic. ठीक है जी.